बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में आप सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। और इसके पहले की वीडियो में हमने वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को बताया था और दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, जिसकी हमने दो विधियां बताई थी, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। तो इसको आप इसके पहले की वीडियो में आप जान चुके हैं। ठीक उसी के आगे दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि, अगर दो से अधिक वेक्टर हैं तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, यही आप जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कोई चार वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। ये चार वेक्टर हैं जिसको हम चित्र ए से प्रदर्शित किए हैं। इन चारों वेक्टरों को हमें बहुभुज विधि द्वारा जोड़ना है। दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, इसके पहले हम आपको त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि में बता चुके हैं। और दो से अधिक वेक्टर अगर हैं तो उसको हम बहुभुज विधि से कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में आप देखिए, समझिए। दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए, जिसको कि हमने माना वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ने के लिए वेक्टर ए दिए गए परिमाण व दिशा के साथ खींच लेते हैं। जिस दिशा में दिया गया और जिस लंबाई का दिया गया है, उसी दिशा व लंबाई के साथ हम खींच लेते हैं। फिर इस वेक्टर ए के अंतिम सिरे से दिए गए दूसरे वेक्टर बी के प्रारंभिक सिरे को उसी दिशा और उसी परिमाण के साथ हम जोड़ देते हैं। वेक्टर बी, फिर दिए गए इस तीसरे वेक्टर सी को उसकी दिशा व परिमाण के साथ इस वेक्टर बी के अंतिम सिरे से जोड़ देते हैं। ये हमारा वेक्टर सी है। फिर दिए गए चौथे वेक्टर डी को उसकी दिशा व परिमाण के साथ इस वेक्टर सी के अंतिम सिरे से जोड़ देते हैं। अंत में इस पहले वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को इस अंतिम वेक्टर डी के अंतिम सिरे से मिला देते हैं। यही वेक्टर आर है और यह वेक्टर आर इस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, इन चारों वेक्टरों का परिणामी है, योग है। इसको हम चित्र बी से प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इक्वेशन फर्स्ट। हमने कहा कि अगर दो से अधिक वेक्टर हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने वेक्टर ए खींचा, फिर इस वेक्टर ए के अंतिम सिरे से दिए गए दूसरे वेक्टर बी के प्रारंभिक सिरे को जोड़ा उसी दिशा व उसी परिमाण के साथ, जिस दिशा व परिमाण के साथ यह वेक्टर बी दिया गया है। फिर इस वेक्टर बी के अंतिम सिरे से दिए गए इस तीसरे वेक्टर सी के प्रारंभिक सिरे को उसी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। फिर इसी प्रकार चौथे वेक्टर डी के प्रारंभिक सिरे को इस वेक्टर सी के अंतिम सिरे से उसकी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। अंत में पहले वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को अंतिम वेक्टर डी के अंतिम सिरे से मिलाया। यही इन चारों वेक्टरों, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर डी का परिणामी योग वेक्टर आर है। इस प्रकार वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए धन वेक्टर बी धन वेक्टर सी धन वेक्टर डी, इक्वेशन फर्स्ट, इस चित्र के अनुसार। फिर यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम इन दिए गए वेक्टरों को एक निश्चित क्रम में ही जोड़ें। हम इन दिए गए वेक्टरों के क्रम को बदल कर भी जोड़ सकते हैं, जिसको हम चित्र सी में प्रदर्शित कर रहे हैं। दिए गए इन चारों वेक्टरों में से
हमने सर्वप्रथम दिए गए वेक्टर ए को उसकी दिशा व परिमाण के साथ खींचा, फिर इस वेक्टर ए के अंतिम सिरे से दिए गए दूसरे वेक्टर बी को ना जोड़ करके हम इसके क्रम को बदल करके दिए गए तीसरे वेक्टर सी को जोड़ते हैं। तो दिए गए वेक्टर सी को उसकी दिशा व परिमाण के साथ इस पहले वेक्टर ए के अंतिम सिरे से उसी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। ए वेक्टर सी है, फिर इस वेक्टर सी के अंतिम सिरे से इस दिए गए वेक्टर डी के प्रारंभिक सिरे को उसकी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। ये वेक्टर डी है, फिर इस वेक्टर डी के अंतिम सिरे से दिए गए अंतिम वेक्टर बी के प्रारंभिक सिरे को उसकी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। अंत में इस पहले वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को इस अंतिम वेक्टर डी के अंतिम सिरे को मिलाया। यही इन सभी वेक्टरों वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर बी का परिणामी योग वेक्टर आर डैश है। वेक्टर आर डैश है। ये इसको हम चित्र सी से प्रदर्शित करते हैं या कर रहे हैं, और इस प्रकार वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी, इक्वेशन सेकंड है। हमने चित्र सी में बताया कि यह आवश्यक नहीं है कि हम इस दिए गए वेक्टर को एक निश्चित क्रम में ही जोड़े, हम इस दिए गए वेक्टरों के क्रम को बदल कर भी जोड़ सकते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले वेक्टर ए को उसकी दिशा व परिमाण के साथ खींचा, फिर इस वेक्टर ए के अंतिम सिरे से दिए गए वेक्टर सी के प्रारंभिक सिरे को उसी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा, फिर इस वेक्टर सी के अंतिम सिरे से दिए गए वेक्टर डी के प्रारंभिक सिरे को उसकी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। अंत में इस वेक्टर बी के प्रारंभिक सिरे को वेक्टर डी के अंतिम सिरे से उसी दिशा व परिमाण के साथ जोड़ा। अंत में इस वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को इस वेक्टर बी के अंतिम सिरे से मिलाया। यही वेक्टर आर डैश है, और यह वेक्टर आर डैश वेक्टर ए जिस क्रम में हमने वेक्टरों को जोड़ा है, वेक्टर ए धन वेक्टर सी धन वेक्टर डी धन वेक्टर बी, इनके योग के बराबर होगा। अब इस तरह से चित्र बी और सी को देखते हैं तो परिणामी वेक्टर आर और परिणामी वेक्टर आर डैश, ये दोनों वेक्टर की दिशाएं परस्पर बराबर हैं, परिमाण व दिशाएं परस्पर बराबर हैं। इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर डैश अथवा वेक्टर ए धन वेक्टर बी धन वेक्टर सी धन वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर ए धन वेक्टर सी धन वेक्टर डी और धन वेक्टर बी। इस प्रकार 2 से अधिक वेक्टरों का वेक्टर योग साहचर्य नियम का पालन करता है। 2 से अधिक वेक्टरों का वेक्टर योग साहचर्य नियम का पालन करता है। ये है 2 से अधिक वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि। इसके आगे 2 वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि। इसके पहले की वीडियो में हमने 2 वेक्टर को
समांतर चतुर्भुज विधि से कैसे जोड़ा जाता है उसको हमने बताया था। तो उसी समांतर चतुर्भुज से जुड़े हुए वेक्टर द्वारा बना जो समांतर चतुर्भुज है उसकी मदद से हम इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी का परिमाण है उसको ज्ञात करते हैं, उसकी कैसे दिशा ज्ञात होती है, यही चीज़ हम इसमें जानेंगे। इसके लिए जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि कोई दो वेक्टर हैं और जिसको हम समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ते हैं, इसके लिए एक वेक्टर को हमने वेक्टर ए माना था। फिर इस पहले वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे से दिए गए दूसरे वेक्टर बी के प्रारंभिक सिरे को मिलाया, इसके पहले समांतर चतुर्भुज में हम बताए हैं। फिर एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं और फिर इसको हम इसके विकर्ण को मिला देते हैं इस समांतर चतुर्भुज, जिसको हम ओ पी क्यू यस से प्रदर्शित करते हैं। और इस समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू यस का जो विकर्ण है उसको हम वेक्टर आर से प्रदर्शित करते हैं। यह वेक्टर आर इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी योग है, जैसे कि समांतर चतुर्भुज में आपको बताया गया है। अब इस परिणामी वेक्टर आर का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के बीच का या दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं और ये वेक्टर ए है, कोण ए है या थीटा है। इस ओपी भुजा को हम ओई तक बढ़ाकर बिंदु Q से QE लंब खींचते हैं। फिर इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज OPQS जिसमें इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर R है, इस परिणामी वेक्टर R का परिमाण हमें इस चित्र के माध्यम से ज्ञात करना है। इसके लिए परिणामी वेक्टर R का परिमाण ज्ञात करने के लिए त्रिभुज OEQ से होगा क्या, OQ स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर अधन QE स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अधन लंब का वर्ग। इस OE स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OP धन P का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अथवा OQ स्क्वायर इक्वल टू OP धन P का होल स्क्वायर अधन QE स्क्वायर हो जाएगा। अथवा OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर धन PE स्क्वायर और धन 2OP और गुणे PE और धन QE स्क्वायर। इस त्रिभुज PEQ से होगा क्या, ए लंब है ए आधार है, इसका मतलब हुआ PQ स्क्वायर जो है वो बराबर होगा PE स्क्वायर धन QE स्क्वायर। यहाँ पर PE स्क्वायर है, यहाँ QE स्क्वायर है, इसका मतलब है इन दोनों का योग जो है वह PQ स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं अथवा OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर अधन PE स्क्वायर अधन QE स्क्वायर अधन 2OP और गुणे PE। हमने कहा कि PE स्क्वायर धन QE स्क्वायर, इस चित्र की मदद से हम इसको PQ स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा अथवा OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर और धन PQ स्क्वायर और धन 2OP और गुणे PE
यहाँ पर OQ का मान जो है R है, OP का मान A है, PQ का मान जो है B है। यहाँ पर भी OP का मान A है, लेकिन हमें जो है वह P का मान नहीं मालूम है, P का मान हमें नहीं पता है। तो P के मान को हम इस त्रिभुज की मदद से पहले ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज PEQ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, अथवा cos थीटा इक्वल टू P अपान PQ, अथवा cos थीटा इक्वल टू P बटे B, अथवा P इक्वल टू B cos थीटा। तो इस तरह से हमें P का मान मालूम पड़ गया, और इस OQ, OP, PQ जिसका मान इस चित्र की मदद से हम यहाँ पर रख सकते हैं। इन मानों को रखने पर चित्र से मानों को रखने पर जब मान रखेंगे तो OQ की जगह पर R स्क्वायर, तो वेक्टर R डॉट R इक्वल टू OP की जगह पर वेक्टर A डॉट वेक्टर A धन PQ की जगह पर वेक्टर B डॉट वेक्टर B धन 2 इंटू OP की जगह पर वेक्टर A और डॉट वेक्टर B, या अगर डॉट हटाएं तो AB cos थीटा हो जाएगा, अथवा R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB cos थीटा, अथवा R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB cos थीटा। यही दो वेक्टरों वेक्टर A और वेक्टर B का जो परिणामी वेक्टर R है उसका परिमाण का ये सूत्र है। मतलब दोनों वेक्टरों के परिणामी का जो परिणाम है वह वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB cos थीटा। इस परिणामी वेक्टर R की दिशा ज्ञात करने के लिए जो अभी चित्र था उस चित्र की मदद से परिणामी वेक्टर R की दिशा ज्ञात करने के लिए त्रिभुज OEQ से, जो अभी चित्र बनाए थे उसमें त्रिभुज OEQ से tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार बराबर QE बटे OE। चित्र की मदद से OE की जगह पर हम लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने चित्र बनाया था उसमें आप देखें तो इस त्रिभुज OEQ से tan अल्फा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार उस चित्र से QE अपान OE, अथवा tan अल्फा इक्वल टू QE और बटे OE की जगह पर लिख सकते हैं OP धन P। P का मान अभी निकाले थे B cos थीटा, और QE का मान हम उस
चित्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज PEQ से QE बराबर B cos थीटा, अभी इसके पहले हमने ज्ञात किया था, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। और PE बराबर B cos थीटा हम उस त्रिभुज की मदद से जो हम ज्ञात किए थे, जो अभी हम दिखाए थे, उससे हम यहाँ पर रख लेते हैं। PE का मान पुनः इस त्रिभुज की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, और जब ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो बराबर लंब की जगह पर QE और बटे कर्ण की जगह पर PQ हो जाएगा, अथवा साइन थीटा इक्वल टू QE बटे QE बटे PQ का मान है B हो जाएगा, अथवा QE इक्वल टू B साइन थीटा। चित्र को आप देखिएगा तो यहाँ से PE बराबर B cos थीटा और QE बराबर B साइन थीटा, इन दोनों मानों को हम इसको समीकरण, अगर इसके पहले वाला जो R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB cos थीटा आया था, उसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। तो इस समीकरण 2 में हम OP, PE और QE के मान को रख देते हैं, और जब इन मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू QE की जगह पर B साइन थीटा और पूरे के बटे OP की जगह पर A और धन PE की जगह पर B cos थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से जो दोनों वेक्टरों का परिणामी है वेक्टर R, उसकी दिशा को हम ज्ञात कर लेते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि, दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि, और इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं। विशेष स्थितियां तो जैसे अभी आप देखें कि दो वेक्टरों का जो परिणामी है उसका परिमाण क्या होता है। जैसे अभी मैंने निकाला था कि R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर और धन 2AB cos थीटा, एक ये निकला था इसका परिमाण, और दिशा के लिए निकला था कि tan अल्फा इक्वल टू अभी जो निकाले थे कि B साइन थीटा बटे A धन B cos थीटा, ऐसे कुछ जो भी निकला था। यहाँ पर जो विशेष स्थितियाँ हैं, विशेष स्थितियों के मान को, जिसको हमने समीकरण 1 कहा था, एक को समीकरण 2 कहा था, इन्हीं दोनों में इन विशेष स्थितियों, इन्हीं दोनों की सहायता से हम विशेष स्थितियाँ ज्ञात करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि जब दोनों वेक्टर A व वेक्टर B की जो दिशा है वह एक ही ओर हो, अर्थात दोनों वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर समांतर हों, तो ऐसी स्थिति में थीटा इक्वल टू 0 अंश, तब समीकरण 1 से 1 व 2 से क्या हो जाएगा R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर और धन 2AB cos 0 अंश, अथवा R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर धन B स्क्वायर और धन 2AB और cos 0 की जगह पर 1 हो जाएगा, अथवा R इक्वल टू अंडर रूट A धन B का होल स्क्वायर, अथवा R इक्वल टू A धन B A। और इसी तरह से आप tan अल्फा इक्वल टू B साइन 0 बटे A धन B cos 0 आप
मान रखिएगा, आगे tan अल्फ़ा का भी मान आएगा। ठीक इसी तरह से जब दूसरा पॉइंट जो है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, जब वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों, तो वैसी स्थिति में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब समीकरण 1 व 2 से आप आर का मान निकाल लीजिएगा और tan अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए। फिर तीसरी स्थिति क्या है कि जब दोनों वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हों, तो वैसी स्थिति में थीटा इक्वल टू 180 अंश, तब समीकरण 1 व 2 से जैसे कि हमने आपको नोट्स जो व्हाट्सएप पे जो भेज चुके हैं, आप उसको देखेंगे तो उसमें मैंने बाकायदा सॉल्व करके भेजा है। जब थीटा इक्वल टू 180 अंश, तब समीकरण 1 व 2 से आप मान रखेंगे तो आर का मान निकल आएगा और इसी तरह से tan अल्फ़ा का मान आएगा। ये था दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि और उसकी विशेष स्थितियाँ। बच्चों, आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। आगे आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे।